हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डांस करते वक्त अमानत के बाल अमानत के चेहरे पर उड़ रहे थे। रेयान ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाए और उसके बालों को एक जूड़े में बांधने लगा। अमानत उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो? मेरा हेयर स्टाइल खराब कर रहे हो? रेयान मुस्कुराया और बोला, चुप रहो, स्टाइल की पड़ी है, और जो अनकंफर्टेबल हो रही है उसका क्या? अमानत मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से देखकर अहान का दिल और भी ज्यादा जलने लगा। उसने एक झटके से जन्नत को अपनी तरफ खींचा तो जन्नत उसके सीने से आ लगी। वो हैरानी से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर अहान को देखने लगी। अहान उसके कानों के पास अपने होठ लाकर बोला, यही मिलेगा तुम्हें मेरे पास जन्नत, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ। अगर तुमने मुझे दुनिया भर की तकलीफें दी है ना, तो मैं भी तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं दूंगा। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अमानत थी, तुम्हें सिर्फ मुझसे नफरत मिलेगी। ये बोलकर उसने एक बार फिर से जन्नत को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा। वो उसे बहुत ही ज्यादा रफली हैंडल कर रहा था, जिससे जन्नत को प्रॉब्लम हो रही थी। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी, जिसमें चलना भी उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो इन सब चीजों की आदी नहीं थी। भले ही वो इस शहर के रिचेस्ट फैमिली में से थी, लेकिन उसका रहना बहुत ज्यादा सिंपल था। दुनिया नहीं है मेरी, रख ले मुझको यहीं मेरे रहनुमा। अहान उसे गोल गोल घुमाए जा रहा था और जन्नत का अचानक से पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने को हुई। लेकिन तभी अहान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से तो बचा लिया, पर उसकी नजरों में अभी भी बेहिसाब गुस्सा था। जो ना भाए तेरी नजर को, देखूंगी ना मैं फिर वो नजारा। वहीं दूसरी तरफ अक्सर ने भी प्याली का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे गोल गोल घुमा रहा था। गोल गोल घूमते हुए उसकी प्याली के चेहरे पर टिकी थी और प्याली मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तू जो मिले तो छोड़ दूं खुद को, तुझ में कहीं है मेरा किनारा, बस तू ही है, तू मुझे याद है। अक्सर ने अचानक से उसे रोका और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। प्याली का चेहरा बिल्कुल उसके सीने पर आकर लगा, लेकिन अक्षर ने बड़ी ही नाजुकता से संभाला और उसकी थोड़ी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके होठों की तरफ देखने लगा। दिल की नमाजें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको। प्याली उसकी नजरें अपने होठों की तरफ देखकर उसके इरादे समझ चुकी थी। उसने तुरंत अपने हाथ अक्सर के सीने पर रखे और बहुत ज्यादा कस दिए। अक्सर उसकी बेचैनी समझ सकता था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो प्याली। प्याली बोली, यहाँ सब हैं, प्लीज मत कीजिएगा। अक्सर की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और अगले ही पल उसने झुककर प्याली के होठों को हल्का सा चूम लिया। इस वक्त मीडिया वालों ने पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया। ये मोमेंट उनके लिए सबसे ज्यादा खास था। वहीं आहान और जन्नत भी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेरे रहनुमा, दिल की नमाजें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। अमानत और रेयान भी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहां अमानत की नजरों में हल्का गुस्सा और नाराजगी थी, शिकायत भरी मुस्कुराहट सी होठों पर थी, वहीं रेयान बस मुस्कुराए जा रहा था और उसकी मुस्कुराहट अमानत को और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। डांस खत्म होते ही रेयान अमानत का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया और फिर मेंशन से बाहर की तरफ ले गया। उसने अमानत को बाहर लाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठने का इशारा किया, तो अमानत गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। रियान हैरानी से बोला, अब क्या हुआ? अमानत मुंह बनाते हुए बोली, ये जो तुम सारा सारा दिन मुझ पर हंसते रहते हो ना, मुझे तुम्हारी इस हंसी से प्रॉब्लम है।
मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये बोलते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। रेयान एक बार फिर से हंसने लगा। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस यही हंसी मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है। रेयान, तुम सारा दिन मुझ पर हंसते क्यों रहते हो? रेयान उसके करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने सामने घुमाते हुए बोला, तुम्हें मेरी हंसी से प्रॉब्लम है? अगर तुम कहो तो मैं हंसना बंद कर दूं। अमानत को अब बुरा लगने लगा। वो तुरंत बोली, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी हंसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझ पर हंस रहे हो। और ये जूड़ा खोलो इसे। ये बोलते हुए उसने अपने जूड़े पर अपना हाथ रखा तो रेयान ने भी इस वक्त उसके जूड़े को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों के हाथ एक दूसरे पर थे और दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी हुई थी। अचानक ही उन दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी। एकदम से जब रेयान ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली तो अमानत को बहुत अजीब लगा। रेयान ने गाड़ी का दरवाजा वापस खोला और अमानत की तरफ देखते हुए बोला, अब बैठो अंदर, हमें घर चलना है अमानत, तुम थक गई होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए। अमानत कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रेयान भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अमानत बार बार नजरें घुमाकर उसकी तरफ देख रही थी और रेयान सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था। वो भले ही इस वक्त अमानत के साथ था, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने जन्नत का चेहरा घूम रहा था। जन्नत की आंखों से बहते हुए आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। उसके आंसू पोंछना तो दूर, उसने जन्नत की तरफ दोबारा नजर उठाकर भी नहीं देखा, ताकि अहान और जन्नत के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ वही जानता था कि उसने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ है। जन्नत को देखकर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। डांस खत्म होने के बाद अक्सर प्याली को लेकर स्टेज से नीचे उतर चुका था और अहान और जन्नत दोनों अलग अलग स्टेज से नीचे उतरकर सबके बीच आ गए। जन्नत का चेहरा ही बता रहा था कि वो कितनी मायूस है। अति ने वेटर को उसके पास भेजा था कि वो कुछ खा पी सके, लेकिन जन्नत ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। उसका कुछ खाने का दूर, पानी पीने का भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अहान अपने बिजनेस पार्टनर के साथ था। मिस्टर वर्मा अहान की तरफ देखते हुए बोले, आपने मुझे अपनी वाइफ के साथ तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं मिस्टर शेखावत। अहान ने सामने खड़ी जन्नत की तरफ देखा, जो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। वो मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए बोला, तो अब कौन सा पार्टी ओवर हो गई है मिस्टर वर्मा? आइए अब मैं आपको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और मिस्टर वर्मा के साथ जन्नत की तरफ आ गया। जन्नत ने जैसे ही अपने सामने हान को देखा, वो चौंक गई। उसने तुरंत अपना पल्लू छोड़ दिया। अहान जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जन्नत हैरानी से आहान को देखने लगी। खुद उसे दुनिया जहान की परेशानियां देकर अब वो उससे पूछ रहा था कि वो परेशान क्यों है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आहान मुस्कुराते हुए बोला, इनसे मिलो। जन्नत, ये है मिस्टर वर्मा, और मिस्टर वर्मा ये है मेरी बीवी मिसेस जन्नत आहान शेखावत। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जन्नत का दिल जोरों से धड़क उठा। वो एक टक आहान की तरफ देखते ही रह गई। मिस्टर वर्मा जन्नत की तरफ देखते हुए बोले, सच में आपकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आहान मुस्कुराया और बोला, ये जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत इनका प्यार भी है मिस्टर वर्मा। ये बहुत प्यार करती है मुझसे। करती हो ना बीवी? जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिला दिया। तभी एक वेटर ड्रिंक लेकर उनके पास आया। मिस्टर वर्मा ने ड्रिंक का गिलास उठाया और साथ ही साथ आहान ने भी। जैसे ही आहान उस ड्रिंक को पीने लगा, मिस्टर वर्मा हंसे और बोले, प्यार तो सबकी बीवियां करती हैं मिस्टर शेखावत, लेकिन लगता है आपकी बीवी कुछ ज्यादा ही खास प्यार करती है आपसे। आहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
अचानक उसने अपना गिलास नीचे की तरफ घुमा दिया और सारी ड्रिंक अहान के जूते पर बिखर गई। जन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने देख लिया था कि अहान ने जानबूझकर अपने गिलास की ड्रिंक को अपने जूते पर गिराया है। अहान मुस्कुराते हुए बोला, आप सच में वो खास प्यार देखना चाहते हैं क्या मिस्टर वर्मा? मिस्टर वर्मा तुरंत बोले, क्यों नहीं? अहान जन्नत की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, बीवी, प्लीज मेरा जूता साफ कर दो ना। तुम इतना प्यार करती हो मुझसे, तो फिर मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। जन्नत की आंखों में नमी तैर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहान उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि अपनी बेरुखी, अपनी नफरत और गुस्सा दिखाने के लिए वो इस हद तक जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। पर वो हल्का सा मुस्कुराई और अहान की तरफ देखते हुए बोली, क्यों नहीं अहान? लोगों का तो वहम है कि दिल में रहना ही सब कुछ होता है। कभी अपनी मोहब्बत के पैरों में भी रखकर देखिए। क्यों नहीं अहान? लोगों का तो वहम है कि दिल में रहना ही सब कुछ होता है। कभी अपनी मोहब्बत के पैरों में भी रहकर देखिए, एक अलग ही जन्नत महसूस होती है। ये बोलकर वो नीचे झुकी और अपने साड़ी के पल्लू से अहान का पैर साफ करने लगी। अहान का दिल जैसे धक सा रह गया। उसने बोल तो दिया था, लेकिन उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब जन्नत जिस तरह से उसका जूता साफ कर रही थी, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। मिस्टर वर्मा हंसे और बोले, वाह, ये प्यार तो बहुत अलग है। अहान ने तुरंत अपना जूता पीछे किया और जन्नत का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी तरफ आ गया। मिस्टर वर्मा को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अहान जन्नत का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ लेकर आया और उसकी कलाई को पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। जन्नत की दर्द से आह निकल गई। कोहनियों से हल्का सा और पीछे किया तो अब जन्नत की पीठ दीवार से लगी हुई थी। अहान उसके चेहरे पर झुका और बोला, आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम? जन्नत उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा जलता हुआ साफ नजर आ रहा था। जन्नत की आंखों में भी नमी तैर रही थी। वो धीमे से बोली, चाहती तो आपकी चाहत हूं, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं है। ये समझ चुकी हूं, इसलिए अब अपनी चाहत को खुद तक समेट लिया है मैंने। अहान गुस्से से कांपते हुए बोला, गुड फॉर यू। सोच भी मत लेना कि मेरी चाहत कभी तुम्हें मिलेगी। जन्नत रोते रोते हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सोच लिया है मैंने अहान, और उम्मीद भी छोड़ दी है। आप बेफिक्र रहिए, अब मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अहान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम दे सके। तुमने जितना मुझे नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो फिर आप इतना गुस्से से तिलमिला क्यों रहे हैं, जब आपको पता है कि मेरे कुछ भी करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो आप किसको दिखाना चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी हूं या नहीं? मुझे आपसे प्यार है या नहीं? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, ये सब आप क्या कर रहे हैं? अहान, आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भूल रहे हैं क्या कि आप कौन हैं? आप अहान शेखावत है, और मुझे नहीं पता कि मुझे अहान शेखावत से मिलाने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर अहान और भी ज्यादा भड़क गया। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टोंट मारने की? आज तक मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हारी वजह से
न जाने मैं क्या क्या करने लगा हूं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है जन्नत। आई जस्ट हेट यू। जन्नत फिर से मुस्कुराते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना हान। आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बार बार अपनी नफरत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। काश इतना एफर्ट आपने मुझे समझने में लगाया होता तो शायद ना आपको इतनी तकलीफ होती, ना मुझे। जैसे आप अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं ना हान, तड़प मैं भी बिल्कुल वैसे ही रही हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप गुस्सा कर रहे हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से लुढ़कते हुए आंसू आहान को दिख रहे थे, लेकिन इस वक्त उसके खुद के दिल में इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा दर्द था कि वो किसी और का दर्द क्या ही समझता। जन्नत उसे देखते हुए बोली, एक काम करते हैं आहान, जो हुआ उसे छोड़िए। आगे से हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं कहेंगे। ये शादी मैं भी तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ये शादी निभानी पड़ रही है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहान हंसा और सार्कास्टिक वे में बोला, ओ रियली, तुम्हें ये शादी निभानी पड़ रही है? तुम्हारे जो इरादे हैं ना, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ जन्नत। सही कहा था अमानत ने कि तुम्हें बस अमानत से जलन होती है, इसलिए तुमने मुझे उससे छीन लिया। जन्नत तुरंत बोली, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो उस वक्त अपने अमानत को सफाई क्यों नहीं दी आहान, कि मैं ऐसी नहीं हूं। उसकी बात सुनकर आहान का दिल धक सा रह गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही जन्नत बोली, मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है आहान और क्या नहीं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं आपसे दूर रहूंगी। आपसे ना ही बहस करूंगी और ना ही आपसे कोई बात करूंगी, और आप भी मेरे पास मत आइएगा। वो क्या है ना, जब मोहब्बत पास आकर बेरुखी दिखाती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हम दूर ही रहेंगे। अहान एक टक उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुम्हारे करीब आना है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा कोई ऑर्डर देने की? जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूं आहान। मैं बस इतना कह रही हूं कि हम जब एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि आहान एकदम से उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जन्नत का दिल जोरों से धड़क उठा और वो अपनी जगह पर खड़ी सुन्न हो गई। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो बस आहान के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों का शोर उसे अपने कानों तक सुनाई दे रहा था। वहीं आहान बहुत ही ज्यादा वाइडली उसे किस कर रहा था। उसके हाथ जन्नत की कमर पर कस रहे थे। पहले कुछ पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर आहान कर क्या रहा है। वह एकदम से सुन्न रह गई। वहीं आहान उसके होठों पर अपने होठ रख लगातार उसे किस कर रहा था, और हर बढ़ते पल के साथ उसकी किस और भी ज्यादा डीप और पैशनेट हो रही थी। लेकिन उस किस में प्यार से ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था। आहान के हाथ जन्नत की कमर पर और भी ज्यादा कसने लगे थे, जिससे जन्नत की नाजुक सी कमर पर दर्द होने लगा था। उसने आहान के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा। हालांकि वो आहान के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन इस तरह के प्यार के लिए बिल्कुल भी नहीं। आहान का प्यार तो उसे चाहिए था, बेशुमार चाहिए था, पर इस किस में उसे सिवाय गुस्से के और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर आहान यूं ही उसे किस करता रहा और फिर अचानक से उसे छोड़ गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो जन्नत के होठों की तरफ देख रहा था। वो गुस्से से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही जन्नत की आंखें अचानक से बंद हुईं और वो एकदम से नीचे गिरने लगी। आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत जन्नत को अपनी बाहों में संभाला। वो उसके चेहरे को थपथपा कर बोला, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई? देखो, फालतू का ड्रामा मत करो। अभी जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ वो बस
हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। मुझे वो सब करना नहीं था, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे कर दिया। जन्नत अपनी आंखें खोलो। बोलते हुए वो लगातार उसके चेहरे को थपथपा रहा था। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां गार्डन में गेस्ट पूरी तरह से फैले हुए थे और मीडिया वालों का भी जमावड़ा लगा हुआ था। वो ऐसे ही जन्नत को वहां नहीं लेकर जा सकता था, और अगर उसे जन्नत को शेखावत मैंशन के अंदर लेकर जाना था तो भी उसे वहां से होकर ही गुजरना पड़ता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक बार फिर से जन्नत का चेहरा थपथपाया और बोला, तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुन रही क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? आंखें खोलो अपनी। ये फालतू का बेहोश होने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। ये बोलकर उसने बहुत ज्यादा जोर से जब जन्नत का चेहरा थपथपाया, तो फिर भी उसने अपनी आंखें ना खोली। तो अब अहान को उसकी फिक्र होने लगी। उसने एक हाथ से जन्नत को संभाल रखा था और दूसरा हाथ उसने अब अपने सिर पर रखा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जन्नत को किस किया ही क्यों। किस करना तो दूर, वो जन्नत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन ना जाने वो कैसे उसे किस कर गया। उसने तुरंत जन्नत को अपनी गोद में उठाया और उसे पीछे के रास्ते से पार्किंग एरिया की तरफ लेकर आया, जहां पर सारी गाड़ियां पार्क हुई थी। उसने अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जन्नत को बिठाया और फिर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। सीट बेल्ट लगाते समय जब अहान उसके ऊपर झुका, तो एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। जन्नत बिल्कुल नाजुक सी थी। उम्र भी ज्यादा नहीं थी और उम्र का तकाजा भी नहीं था। बिल्कुल मासूम सी दिखने वाली जन्नत को हमेशा अहान बड़े ही गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखता था। लेकिन आज अचानक ही ना जाने अहान को उसे देखते हुए क्या हुआ कि उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और अच्छे से जन्नत की सीट बेल्ट बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। वह जन्नत को सीधा हॉस्पिटल में लेकर आया था। वहीं दूसरी तरफ रेयान और अमानत अभी भी गाड़ी में थे और अब उनकी गाड़ी राठौर मैंसन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी थी। रेयान ने अपने साथ वाली सीट पर देखा तो अमानत रास्ते में ही सो चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर अमानत की तरफ आया। उसने अमानत को बड़ी ही नाजुकता से अपनी गोद में उठाया और उसे राठौर मैंशन के अंदर लेकर आया। उसने जैसे ही उसे बेड पर लिटाया, अमानत कसमसाते हुए बोली, तुम तुम बहुत बुरे हो अहान। तुम चाहते तो जन्नत को छोड़कर मुझसे शादी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उस जन्नत की तरह निकले। जन्नत ने मुझसे तुम्हें छीन लिया और तुमने खुद को उसे मुझसे छीनने दिया। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर रेयान उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जो बेचैनी हमेशा से ही जन्नत के नाम को सुनकर होती थी, वह तो हो ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ यह ख्याल भी आ रहा था कि कहीं अमानत जो अब नींद में बोल रही है, वो कभी अहान को ना बोल दे और अहान कभी जन्नत को ना छोड़ दे। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। उसने अमानत को अच्छे से बेड पर लिटाया और वहां से साइड हटने लगा, तो अमानत ने उसके ही हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रेयान को समझ नहीं आया अब वो क्या करे, तो वो वहीं पर उसके बगल में बैठ गया। वो बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए ताकि अमानत कभी भी अहान के पास वापस ना जाए और जन्नत का दिल ना टूटे। एक तरफ उसे ये परेशानी हो रही थी, तो दूसरी तरफ जन्नत की आंखों में आज उसने जो आंसू देखे थे, उन आंसुओं को देखकर उसका दिल अभी भी तड़प रहा था। उसकी खुद की आंखों में नमी तैरने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कैसी मोहब्बत हुई तुमसे मुझे जन्नत। तुमसे दूर जाकर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूं। जन्नत सा ख्वाब मेरा मुझको ही मुझसे छीन ले गया। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शेखावत मेंशन पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब लोग वहां से जा चुके थे, लेकिन अति और आरजू ये देखकर हैरान थी
कि वहां पर ना ही आहान था और ना ही जन्नत। आरजू ने आहान को कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव भी नहीं किया। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, वो दोनों सही तो होंगे ना बेबी डॉल? कहीं उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई ना? डांस करते वक्त भी आहान जन्नत के साथ बहुत रफ बिहेव कर रहा था। अति उसे समझाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ भी हो तो हम उन दोनों के बीच नहीं आ सकते हैं आरजू। अब उन दोनों को अपनी शादी को अकेले ही संभालना होगा। अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो वो एक के लिए नाइंसाफी होगी। अगर जन्नत का साथ दिया तो अहान के लिए, और अगर अहान का साथ दिया तो जन्नत के लिए। मुझे लगता है अब वक्त ही उन दोनों के रिश्ते को ठीक कर सकता है। आरजू को भी अति की बात ठीक लग रही थी, इसलिए अब उसने भी कुछ नहीं कहा। अति इधर उधर चेहरा घुमाते हुए बोली, अहान और जन्नत का तो समझ में आता है, दोनों का गुस्सा भी समझ में आता है, दोनों का प्यार भी, लेकिन अक्सर को क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर पहले आरजू ने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमा कर देखा कि कहीं अक्सर उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। उसका पता नहीं चलता कब कहां पर प्रकट हो जाए। लेकिन जब उसे वो आस पास कहीं दिखाई नहीं दिए तो वो अति के थोड़ा करीब हुई और बोली, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेबी डॉल। ना जाने उसे क्या हो गया है, अचानक से ही इतना मीठा बनने लगा है। कहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया होगा? अति उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, जादू तो अक्सर पर हुआ है, और ये जादू हुआ है मोहब्बत का, जो पहले मेरे जसन जी पर हुआ, फिर तुम्हारे मिस्टर ड्रीम पर, और अब प्याली के मिस्टर शेखावत पर। अति की बातें सुनते हुए आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर अक्सर रेलिंग से लगकर खड़ा था, और उसके सामने खड़ी थी प्याली, जो गुस्से से घूर रही थी। उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं मिस्टर शेखावत? पार्टी में जो सब आपने किया वो कम था क्या? अब आप मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर भी ले आए हैं? मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे नीचे जाना है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो अक्सर ने प्याली के पेट पर अपना हाथ रखा और उसे खींचते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। प्याली की धड़कनें तेज हो उठी। उसकी जान निकलने में तो अक्सर वैसे भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे अक्सर हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गया हो। अक्सर ने उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके ऊपर झुकने लगा। प्याली रेलिंग से लग गई और पीछे की तरफ बैंड होने लगी। अक्सर ने अब उसकी पीठ पर अपना हाथ रख लिया और बोला, नीचे गिर जाओगी? प्याली मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ही होगा, आपसे पीछा तो छूटेगा। पता नहीं क्यों आप मेरे पीछे पड़ गए हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। वो गुस्से से अब उसे घूर रहा था। उसे गुस्से में देख प्याली की धड़कन तेज हो गई और उसे डर लगने लगा। अक्सर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करने लग गई हो? प्याली ने अपनी नजरें हल्की सी झुका ली। अक्सर उसे यूं डर कर चुप होते हुए देख मुस्कुरा कर बोला, वैसे तुम एक परफेक्ट बीवी हो। पहले पति को गुस्से से चाहती हो और फिर उसे यूं शर्मा कर, मुस्कुरा कर, डर कर, एकदम ठंडा भी कर देती हो। प्याली मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपकी बीवी नहीं हूं, हमारी शादी नहीं हुई है। अक्सर तुरंत बोला, अभी भी तुम्हें शादी की जरूरत है? रिसेप्शन हो गया हमारा, और मैं नहीं मानता शादी की किसी रस्म को। आई डोंट केयर हम दोनों के बीच कोई रस्म हुई है या नहीं। मैंने तुम्हें अपनी बीवी मान लिया है बटरकप। यू आर मिसेस अक्सर सिंह शेखावत। एक तो उसका ये बार बार मिसेज अक्सर सिंह शेखावत कहना प्याली की जान निकालने लगता था। उसका चेहरा खुद ब खुद लाल होने लगा और आंखों में एक अलग ही मदहोशी जाने लगी तो होंठ फड़फड़ाने लगे। अक्सर उसकी कमर पर अपना हाथ चलाते हुए बोला, वैसे आज मैं सोच रहा हूँ,
रूम में नहीं, थोड़ा प्यार टेरेस पर किया जाए। प्याली की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, सोचिएगा भी मत मिस्टर शेखावत, मेरे करीब भी मत आइएगा, ये सब गलत। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बटरकप कि अब तो ये रोज होगा और बार बार होगा। एक दिन में ना जाने कितनी ही बार होगा। तुम्हें पता है तुम्हारा पति बहुत बड़ा वाला रोमांटिक है। अब मुझे नहीं पता इसे अपनी किस्मत समझो या फटी हुई किस्मत, पर ये तो तुम्हें हैंडल करना ही पड़ेगा। प्याली कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अक्सर का वो हार्ड अंगूठा उसके सॉफ्ट लिप्स पर ऐसा था जैसे रुई के फोहे पर कोई भारी भरकम चीज। उसका दिल बस जोरों से धक धक करता रहा और अब अक्सर ने नीचे हल्का सा झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्याली के हाथ खुद ब खुद अक्सर के सीने पर आ गए और वो उसकी गोद में सिमटने लगी। अक्सर उसे झूले पर लेकर आया और फिर उसे झूले पर बिठाया तो प्याली अब उस झूले पर सिमटने लगी थी। उसके पैरों में पहनी हुई पायल बार बार उसके पैर इधर उधर होने पर छनक रहे थे और वो छनक अक्सर के दिल में शोर मचा रही थी। प्याली अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज हम नीचे चलते हैं ना। आई प्रॉमिस मैं आपको रोकूंगी नहीं। आपके रूम में जाकर जो। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। प्याली की सांसें थमने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई टेरेस पर ना आ जाए। ये कोई फार्म हाउस तो था नहीं जहां पर अक्सर और प्याली के अलावा और कोई नहीं रहता होगा। यहाँ पर तो कई कपल रहते थे और चार में से दो तो हद से ज्यादा रोमांटिक थे। एक भले ही सारा दिन लड़ाई में बिजी रहता, लेकिन बाकी कपल तो लगभग से सारा दिन प्यार में ही डूबे रहते थे। वो एक बार फिर से कुछ बोलने को, लेकिन अक्सर ने अपनी शर्ट उतार कर अब साइड में फेंकी और उसके ऊपर झुकने लगा। प्याली ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अक्सर ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। प्याली की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया और वो बुरी तरह से सिहरने लगी। भले ही वो अक्सर के सामने जितनी मर्जी जुबान चला ले, लेकिन अक्सर का छूना सच में उसे पागल करता था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अक्सर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके साड़ी के पल्लू को हटाया तो प्याली की धड़कनें अब और भी ज्यादा तेज होने लगी। अक्सर ने कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन को देखने लगा। प्याली का डीप नेक गला और उसके क्लीवेज देखकर अक्सर और भी ज्यादा मदहोश होने लगा। उसकी गर्दन पर झुककर जब अक्सर ने अपने होठ रखे तो प्याली के हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर आ गए और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाने लगी। उसकी गर्म सांसों का शोर जब अक्सर को सुनाई देने लगा तो वो उसे और भी ज्यादा प्यार से चूमने लगा। वो कभी उसे बड़े ही प्यार से चूमता तो कभी उसके गर्दन पर लव बाइट देता। वो दर्द महसूस कर प्याली अपने हाथ अक्सर के सीने पर और भी ज्यादा जोर से कस देती और उसके नाखून अक्सर के कंधे पर कस जाते और फिर अक्सर उस दर्द का बदला प्याली को और भी ज्यादा दर्द देकर देता। अक्सर कभी उसकी गर्दन को चूम रहा था तो कभी उसके कंधों को। एक एक कर प्याली के कपड़े प्याली के जिस्म से अलग हो रहे थे और वो पूरी तरह से अक्सर में सिमटी जा रही थी। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे को साफ देख सकते थे और जब प्याली के पूरे कपड़े के जिस्म से अलग हो गए तो अक्सर ने झूले के ऊपर लगा हुआ झालर लगा दिया ताकि अब चांद भी उन दोनों को ना देख पाए। प्याली झूले पर नीचे की तरफ लेटी हुई थी और अक्सर उसके ऊपर झुका हुआ था। प्याली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अक्सर की तरफ देखने की, लेकिन अक्सर बार बार उसका चेहरा अपने सामने कर रहा था ताकि उसकी नजरें अक्सर से ना हटे। वह उसे देखते हुए उसे अपना बना रहा था। जब पूरी तरह से अक्सर ने खुद को प्याली को सौंप दिया तो प्याली दर्द से करहा उठी।
लेकिन जब अक्सर ने प्याली के होठों पर अपने होठ रख दिए तो वो दर्द प्याली ने खुद में ही समेट लिया। कुछ देर बाद प्याली की वो दर्द और प्यार से लिपटी हुई सिसकियां उस छत पर गूंज रही थी और अक्सर प्याली के जिस्म के हर एक हिस्से में अपना प्यार भर रहा था। दोनों के पैर और होंठ लगातार आपस में उलझते जा रहे थे और पूरी रात उन दोनों की मदहोशी में बीत रही थी। ठाकुर पेंशन। अर्जुन और मन्नत जैसे ही घर पर वापस आए दोनों अपने कमरे में जा रहे थे, लेकिन तभी मन्नत अचानक से रुक गई। उसे रुकते देख अर्जुन ने पलट कर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। आप रूम में चलिए, मैं अरनाथ और मीठी को देख कर आती हूँ। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मीठी की हालत सही नहीं है और अरनाथ को तो आप जानते ही हैं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो कहाँ किसी से कुछ कह पाता है। वो तो किसी के हाथ का खाना भी बहुत कम खाता है। पता नहीं अब उसने कुछ खाया होगा या नहीं। मैं बस एक बार उसे चेक कर लेती हूँ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हाँ में हिलाया। वो अपने रूम में चला गया और मन्नत अरनाथ और मीठी के कमरे में आई। उसने दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने अब दरवाजे को अपने हाथ अच्छे से लगाए। दरवाज़ा खुला ही था। उसने हल्का सा झांक कर अंदर की तरफ देखा तो उसकी नज़र सामने बेड पर सोए हुए अरनाथ और मीठी पर गई। अरनाथ नीचे बेड पर लेटा हुआ था और मीठी उसके ऊपर उसके सीने पर अपना सिर रख कर लेटी हुई थी और अरनाथ ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में समेट रखा था। उन दोनों को देखते हुए बन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। तभी उसे आवाज आई, दोनों अच्छे लग रहे हैं ना एक दूसरे के साथ? यह बात सुनकर बन्नत ने चौंक कर अपने ही साथ खड़े अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन को वहां पर देखकर वो हैरान हो गई। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अरनाथ से कोई काम था, इसलिए लगता है कि अब वो काम तो कल सुबह ही होगा। फिलहाल जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मन्नत मुस्कुराई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, ये दोनों बिल्कुल हमारी तरह लगते हैं ना? मुझे हमेशा से अरनाथ में आप नजर आते थे अर्जुन जी, और ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में आपकी परछाई है। मन्नत खुश होकर अपनी बात बोल रही थी, लेकिन अचानक ही बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसे चुप होते देख अर्जुन बोला, क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? अचानक से मन्नत मायूस होकर बोली, अरनाथ आपकी तरह बने मैं ये चाहती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत की परछाई कभी मीठी की किस्मत में अंधेरा बनकर ना आए। जब मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल डर जाता है। अर्जुन ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोला, ज्यादा मत सोचा करो, वो सिर्फ तुम्हारा अतीत था। अब उस अतीत की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और रही बात मीठी की, तो बहुत अच्छी लड़की है वो। कहीं तुम्हें ऐसा तो डर नहीं कि उसकी किस्मत तुम्हारी जैसी ना हो? अगर उसकी जिंदगी में कहीं ऊंच नीच हुई तो क्या तुम उसे अपना नहीं पाओगी? उसके सवाल पर मन्नत ने उसे चौंकते हुए देखा और बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं अर्जुन जी? मेरे लिए ये सब चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती। मैं बस इसलिए डर रही हूँ क्योंकि जो मैंने और आरजू ने बर्दाश्त किया है, मैं नहीं चाहती कि दुनिया की कोई लड़की भी उन चीजों को बर्दाश्त करे। किसी भी लड़की को वो सब ना देखना पड़े जो हमने देखा है। बस ये सोचकर मेरा दिल डर जाता है। बाकी मीठी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच हुई तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो मेरे अरनाथ को प्यार करे, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अर्जुन जी, कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में अच्छे से समेट लिया था। जहां एक तरफ अर्जुन और मन्नत दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे, वहीं मीठी अरनाथ के सीने में सिमट कर सो रही थी। वो हल्का सा नींद में कसमसाई तो अरनाथ ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा।
उसे परेशान होते देख उसने मीठी को नीचे बेड पर लिटाया तो मीठी तुरंत वापस उसके ऊपर आकर लेट गई और बोली, सोने दीजिए ना मुझे मिस्टर शुगर, मेरी नींद डिस्टर्ब मत कीजिए। ये बोलते हुए जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस थे वो काफी क्यूट लग रही थी। अरनाथ ने उसके सिर को हल्का सा चूमा और फिर वापस उसे अपने सीने में समेट लिया। एक तरफ अक्षर और प्याली अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे और दूसरी तरफ अरनाथ और मीठी भी प्यार से एक दूसरे की आगोश में समाये हुए थे। रियान और अमानत अपने रिश्ते की उलझन में उलझे हुए थे, तो वहीं अहान इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा परेशान हो रहा था। अंदर डॉक्टर जन्नत का चेकअप कर रहे थे, तभी डॉक्टर बाहर आए और अहान की तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अहान भी तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, जन्नत जन्नत ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ऐसे बेहोश कैसे हो गई? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, आपकी वाइफ इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस में है मिस्टर अहान शेखावत। जहां तक हमने नोटिस किया है, लगता है वो काफी ज्यादा तनाव में है और खाना पीना भी ढंग से नहीं खा रही। उन्हें देखकर और उनके चेकअप के बाद ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब एक इंसान खाना ही नहीं खाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। अभी तो वो सिर्फ वीकनेस की वजह से बेहोश हुई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आप उनका ख्याल रखिए और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। फिलहाल उन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, तब आप उन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अपनी बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और अहान अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उसे जन्नत की फिक्र हो रही है, लेकिन अचानक ही उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तो ये है तुम्हारी प्लानिंग, मुझे पिघलाने के लिए? अब तुमने ये सब ड्रामा करना शुरू कर दिया, मेरी फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल कर सको, इसलिए ये सब कर रही हो। खाना पीना छोड़ रही हो। अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कमजोर पड़ोगी, और कमजोर पड़ोगी तो सबका ध्यान तुम पर जाएगा। पर तुम्हारी ये घटिया हरकतें मुझ पर काम नहीं करेंगी जन्नत ठाकुर। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक से बेहोश हो जाओ या फिर मर जाओ, आई डोंट केयर। ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चला गया। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और सिर पीछे की तरफ टिका लिया। अचानक ही उसे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने डैशबोर्ड में से अपने लिए सिगरेट की बॉक्स निकाली और सिगरेट पीने लगा। उसकी आंखों के सामने वो पल बार बार आ रहा था जब उसने जन्नत को किस किया। वो जोर से अपना हाथ स्टेयरिंग पर मारते हुए बोला, आखिर मैंने उसे किस कर कैसे दिया? मैं कैसे इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता हूँ? जिस लड़की की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता उसे किस? ओह गॉड, ये मुझे क्या हुआ था? जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं उसके करीब भी नहीं जाऊंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। बस एक बार उसे घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद उससे दूर रहूंगा। बेशक से उसे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अमानत से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसके अलावा मैंने पहले भी अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दिया और अब भी किसी को नहीं आने दूंगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वापस अपने सिर को पीछे सीट से टिका लिया। लेकिन अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से दांत पीसने लगा। ना जाने क्यों बार बार उसका मन कर रहा था कि वो अंदर जाए, शायद जन्नत को उसकी ज़रूरत होगी। उसकी ज़रूरत का ख्याल उसे नहीं था, लेकिन दिल से एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ आया तो इमरजेंसी वार्ड में उसने आकर देखा कि जन्नत को होश आ चुका है और वो बेड से नीचे उतर रही है। अहान गुस्से से कांपते हुए उसके पास आया और बोला, हाँ हाँ, बेड से उठो और फिर बेहोश होकर गिर जाना। पर यह सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? आई मीन जरूरत तो है, लेकिन अब क्यों कर रही हो? अब तो मैं यहाँ पर था ही नहीं,
जब मैं ही नहीं हूं तो दिखा किसको रही हो? उसकी बात सुनकर जन्नत ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा। वो किसी को दिखाने के लिए बेहोश नहीं हुई थी। उसे खुद नहीं पता कि वो बेहोश कैसे हो गई। अहान उसके पास आया और बोला, वैसे तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए जन्नत। जिस तरह का तुम ड्रामा करती हो ना, सामने वाले को लगा ही नहीं कि तुम ड्रामा कर रही हो। तुम्हें बेहोश होते देख मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे तुमसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें बेहोश होते देख मैं तुम्हें यहाँ अस्पताल में ले आया, ये सोचकर कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो ना जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब तो तुम्हारी प्लानिंग थी। पहले खाना पीना छोड़ा ताकि कमजोर हो जाओ। जो टेंशन मैं तुम्हें दे ही नहीं रहा, उस चीज की टेंशन तुम ले क्यों रही हो? जब एक बार तुमसे बोल दिया कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, तो अब अगर तुम इस चीज को सोचती रहोगी और सोच सोच कर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम पर डिपेंड है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है या नहीं। वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था और जन्नत बस उसकी तरफ देख रही थी। वो मुश्किल से होश में आई थी और अब एक बार फिर से उसका दिमाग घूमने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने को हुई, लेकिन अहान ने जल्दी से उसे संभाला। जन्नत की आंखें बंद नहीं हुई थी, लेकिन बार बार झपक रही थी। वहीं वो पीछे की तरफ बैंड होते हुए अहान की बाहों में झूल रही थी। अहान का चेहरा उस पर झुका हुआ था और जन्नत की गहरी गहरी सांसें अहान को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो एकटक उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके फड़फड़ाते हुए होंठ देखकर एक बार फिर से अहान को वो पल याद आने लगा जब उसने जबरदस्ती जन्नत को किस किया था। अचानक ही पता नहीं उसे क्या होने लगा कि उसके होंठ धीरे धीरे जन्नत के होंठों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो उसके होंठों को छूता उससे पहले ही जन्नत ने उसे जोर से धक्का दिया और खुद अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो गई। अहान एकदम से होश में आया। जब उसे महसूस हुआ कि वो भी क्या करने वाला था, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से से जन्नत को कुछ बोलता उससे पहले ही जन्नत बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े वहम में होंगे मिस्टर अहान शेखावत, कि आपको ये लगेगा कि आपको पाने के लिए मैं इस तरह की फालतू हरकतें करूंगी। मुझे नहीं पता आप बिजनेसमैन कैसे हैं, मुझे नहीं पता आप इंसान कैसे हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि दिमाग के नाम पर आपके पास खाली डब्बा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हासिल करने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और आपकी फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। झूठ नहीं बोलूंगी आपसे कि मैंने कुछ खाया क्यों नहीं। साफ साफ बताती हूँ आपको कि इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि मेरा कुछ खाने पीने का मन ही नहीं था। आपकी बातें मेरे जहन से जा ही नहीं रही थी। आपकी वो कड़वी बातें सिर्फ मेरे कानों को ही नहीं, मेरे दिल को चुभ रही थी। ऐसे में मैं चाहकर भी कुछ खा पी नहीं सकती। और रही बात अपनी तबीयत खराब करने की या फिर स्ट्रेस लेने की, तो ये मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। दिल में है आप, तो दिमाग में भी होंगे। जब दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ, तो दिमाग से कैसे निकालूं? और अगर आपको बाहर निकालना मेरे बस की बात होती, तो ना सिर्फ दिमाग से बल्कि दिल से भी बाहर निकाल देती, और बहुत पहले निकाल देती। उसकी बात सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए उसके ऊपर झुका, लेकिन वो एक बार फिर से कुछ बोलता उससे पहले ही जन्नत बोली, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आपके करीब आने के लिए ये सब हरकतें कर रही हूँ, तो शायद आप भूल गए हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही आपसे कहा था कि अब हम एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहेंगे, और मैं अब भी अपने फैसले पर डटी हुई हूँ। अब मैं आपसे दूर रहूंगी, सिर्फ दूर नहीं बहुत दूर, और आप भी मेरे करीब मत आइएगा। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दूर रहेंगे तो दूर रहना आसान होगा, लेकिन करीब आएंगे ना, तो ना करीब रह पाऊंगी ना दूर जा पाऊंगी। बस मुझ पर एक एहसान कर दीजिएगा कि अपनी ये कड़वी बातें बंद कर दीजिए। मोहब्बत नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन तकलीफ मत दीजिए।
सच बता रही हूँ, सांस लेने का भी मन नहीं करता। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा कांप गई और आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उस इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली और सीधा हॉस्पिटल से बाहर आ गई। अहान अपनी जगह पर खड़ा सुन्न रह गया। जन्नत की बातें उसके दिमाग को इफेक्ट कर रही थी। उसकी बातों में ही उसकी तकलीफ महसूस हो सकती थी, लेकिन अहान चाह कर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा और फिर बाहर की तरफ आया तो देखा जन्नत बाहर कॉरिडोर में नहीं थी। वो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकला तो जन्नत उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने गुस्से से अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहां से इस तरह जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी हरकतें करके मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगी? बार बार दूर जाने का बोलकर मेरे करीब आ जाओगी। तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। ये बोलकर अहान अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से शेखावत मैंसन ना जाकर दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी चलाने लगा था। लेकिन फिर अचानक ही उसने अपनी गाड़ी रोकी और घुमाकर उस तरफ मोड़ दी जहां से शेखावत मैंसन की तरफ रास्ता जाता था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत पैदल पैदल सड़क पर चले जा रही थी कि तभी एक गाड़ी बिल्कुल उसके करीब होकर चलने लगी। जन्नत ने उस गाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा शायद अहान होगा, लेकिन उस गाड़ी में अहान नहीं बल्कि 4 लड़के बैठे थे जिन्होंने विंडो ओपन कर रखी थी। वो लड़के उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। जन्नत ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपने कदमों को थोड़ा और तेज कर लिया। उसके पास कैब के लिए पैसे भी नहीं थे जो वो कैब लेकर चली जाती, इसलिए वो पैदल पैदल ही शेखावत मैंशन जा रही थी। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन आधे घंटे का रास्ता तो था ही। पर अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि वो गाड़ी एक बार फिर से उसके साथ साथ चलने लगी। जन्नत को अब डर लगने लगा। उसने तुरंत अपने कदम रोके और आगे की तरफ ना जाकर पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिया ताकि वापस हॉस्पिटल चली जाए और फिर वहां से किसी को फोन लेकर शेखावत मैंशन कॉल कर दे या फिर ठाकुर मैंशन। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम मोड़े, वो गाड़ी भी उसके पीछे पीछे ही मुड़ गई और अब एक बार फिर से वो गाड़ी उसको फॉलो करने लगी। जन्नत ने एक बार फिर से अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन वो चाहे जितना मर्जी तेज चल लेती, उस गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अभी 4-5 कदम ही उसने मुश्किल से चले थे कि वो गाड़ी सीधा उसके सामने आकर रुक गई और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जन्नत पीछे की तरफ जाने लगी तो वो गाड़ी अब थोड़ा पीछे हो गई। जन्नत को उन लड़कों पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से घूरते हुए उन्हें कहा, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? क्या चाहते हो? तभी उस गाड़ी में से 2 लड़के एक साथ बाहर निकले और उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो ऊपर से नीचे उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देखते हुए बोले, फिलहाल तो हम तुमसे जरा बात करना चाहते हैं। बात करने के बाद पता चलेगा कि बात के अलावा तुम्हारे साथ और क्या कुछ किया जा सकता है। उनकी वाहियात बातें सुनकर जन्नत को बड़ा अजीब लगने लगा। इतना तो वो समझ चुकी थी कि उन लड़कों ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई है, इसलिए शायद अपने होश खोए हुए हैं। वो उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, आप लोग जो भी हैं मेरे पीछे आना बंद कीजिए। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, और अब अगर आप मेरे पीछे आए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। वो लड़का हंसा और बोला, क्यों? अगर हम तुम्हारा पीछा करेंगे तो ऐसा भी क्या बुरा होगा हमारे साथ? जरा हम भी तो देखें कि ऐसा क्या बिगाड़ दोगी तुम हमारा। बोलते हुए एक लड़का उसके पास आया और जाकर उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। जन्नत का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस लड़के ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच कर बोला, इतना डर क्यों रही हो बेबी? हम कोई चोर उचक्के या फिर क्रिमिनल थोड़ा ना है। अच्छे घरों के लड़के हैं। अगर साथ दोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, और अगर नहीं दोगी
तो तुम तो जानती हो जवान खून कुछ भी कर सकता है। उसकी बात सुनकर जन्नत व्यंग्य से बोली, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है कि आप किस तरह के घर के लड़के हैं। जो लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं करना जानते, उन्हें बेशर्मी से देखते हैं। साफ पता चल रहा था कि उनकी परवरिश कैसी हुई होगी। पर खैर, मुझे नहीं लगता आपके माँ बाप का कोई कसूर होगा। घटिया चीज बेशक से संभाल कर क्यों ना रखी जाए, रहती हमेशा घटिया ही है। उसकी बात सुनकर उस लड़के का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने जन्नत की कलाई और भी ज्यादा कसकर पकड़ी और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दी। जन्नत की दर्द से आह निकल गई और साथ ही साथ आंखों से आंसू भी। वो लड़का उसके चेहरे पर झुककर बोला, अब बहुत अच्छी तरह से मैं बताता हूं तुझे कि मैं कैसे घर का लड़का हूं और कितनी घटिया चीज हूं। अब तक तो सोच रहा था कि तुझसे प्यार से डील करेंगे, अगर साथ देगी तो हम तेरे काम आएंगे और तू हमारे। लेकिन लगता है कि तू खुद चाहती है कि हम तेरे साथ जबरदस्ती करें, तो फिर अब हम तेरे साथ जबरदस्ती ही करेंगे। ये बोलकर उसने जन्नत की कलाई छोड़ दी और उसे धक्का दिया, जिससे जन्नत सामने खड़े लड़के के ऊपर जाकर गिरी। वो लड़का हंसा और बोला, यार ये तो बड़ी नाजुक सी है, और तुझे तो पता ही है कि नाजुक चीज मुझे कितनी पसंद है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट प्लेजर ही अलग देता है। जन्नत उसकी इतनी ज्यादा वाहियात बात सुनकर हैरानी से उसे देखती ही रह गई। तभी बाकी के दो लड़के भी कार से बाहर निकले और उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए बोले, अब सारा प्रोग्राम यहीं पर पूरा कर लोगे क्या? जल्दी से इसे गाड़ी में डालो और यहाँ से लेकर चलो। किसी ने देख लिया तो मजा नहीं सजा मिलेगी, और मैं नहीं चाहता कि हम इतना नाजुक सा फूल बिना खुशबू लिए ही छोड़ दें। वो लड़का जो जन्नत के सबसे पहले करीब आया था, वो जन्नत के पास आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आओ तुम्हें अपना थोड़ा घटियापन दिखाऊं। अभी वो बोल ही रहा था कि जन्नत ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो लड़का एकदम सुन्न रह गया। उसे जन्नत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी नाजुक सा हाथ उसके चेहरे पर कुछ इस तरह से लगा कि जन्नत की पांचों उंगलियां उसके चेहरे पर छप चुकी थी। वो सारे लड़के हैरान रह गए। जन्नत गुस्से से उन सब की तरफ देखते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। कितने बेशर्म और घटिया लोग हो तुम। एक लड़की रास्ते पर अकेली है, उसकी मदद करने के बजाय उसे इस तरह की घटिया बातें बोल रहे हो। उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हो। लेकिन मेरे साथ तुम ये सब नहीं कर सकते। अगर तुम में से किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो अब तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। जिस लड़के को जन्नत ने थप्पड़ मारा था, वो गुस्से से तिल मिलाते हुए जन्नत के करीब हुआ और उसे बालों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, दिखने में इतनी नाजुक सी है और हाथ और जुबान इतनी ज्यादा चलाती है। रुक, तेरी इस जुबान और तेरे हाथों को तो अच्छे से लगाम लगाऊंगा मैं। ये बोलकर उसने जन्नत को जोर से गाड़ी की तरफ धक्का दिया, तो गाड़ी के पास खड़े लड़के ने तुरंत दरवाजा खोला और जन्नत को अंदर की तरफ धकेल दिया। जन्नत को गाड़ी में धकेलने के बाद वो लड़के भी तुरंत गाड़ी के अंदर बैठे और ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। पर वो गाड़ी स्टार्ट करता और वहां से आगे बढ़ता, उससे पहले ही एक गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। वो सारे लड़के एकदम से हैरान रह गए और उनके चेहरे पर हल्की परेशानी झलकने लगी। जन्नत को पीछे बैठे दो लड़कों ने पूरी तरह से पकड़ रखा था। जन्नत गुस्से से चिल्लाए जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा भी था, तो साथ ही साथ आंखों में आंसू भी। अपने साथ कुछ अनहोनी होने का सोचकर ही जन्नत का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। लेकिन जब उसने सामने से उस गाड़ी को रुकते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद नजर आने लगी। भला वो उस गाड़ी को कैसे नहीं पहचानती? अहान की कोई चीज हो और जन्नत ना पहचाने, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जन्नत उसे देखते हुए धीरे से बोली, अहान। जैसे ही उन लड़कों ने जन्नत के मुंह से अहान का नाम सुना,
उनमें से एक तुरंत बोला, लगता है इस हीरोइन को बचाने इसका हीरो आ गया, लेकिन इससे पहले कि ये हीरोइन हमारे हाथों से निकले हमें तुरंत यहां से भाग लेना चाहिए। तू गाड़ी पीछे की तरफ ले। ये बोलते हुए उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए लड़के की तरफ देखा। वो लड़का गुस्से से जलते हुए बोला, गाड़ी पीछे तो तब लूं जब पीछे जगह हो, पहले पीछे देखो। उसकी बात सुनकर जब उन तीनों लड़कों ने पीछे की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ियों का लगभग से एक काफिला उनकी गाड़ी के पीछे खड़ा था। अहान जब जन्नत के जाने के बाद हॉस्पिटल से निकला तो उसका मन नहीं था जन्नत के पास जाने का। उसने सोचा कि वो सीधा शेखावत मैंशन या फिर कहीं और जाएगा, जन्नत के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि उसे जन्नत की फिक्र होने लगी। अब ये फिक्र क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। बस उसे जन्नत के लिए एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अहान अपनी गाड़ी से बाहर निकलता उससे पहले ही पीछे खड़ी गाड़ियों में से बॉडीगार्ड्स निकलने शुरू हो गए थे, जिनके हाथों में वेपन थे। उन सभी लड़कों के चेहरे पर डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अगर अकेला अहान होता तो कोई फिक्र नहीं थी, उससे तो वो आसानी से लड़ लेते। लेकिन इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ अहान को देखकर तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अहान अपनी गाड़ी से बाहर निकला और एक टक उस गाड़ी की तरफ देखने लगा। उनमें से चारों लड़के बाहर निकले और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अहान के एक इशारे पर ही उसके बॉडीगार्ड ने उन चारों लड़कों को पकड़ लिया था और अहान के सामने लाकर खड़ा किया। जन्नत भी डर से कांपते हुए अहान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अहान गुस्से से देख रहा था। उन चारों लड़कों के पास जाने से पहले अहान जन्नत के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोला, तो कर ली अपनी मर्जी, एक बार फिर से कर दिया प्रूफ कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब भी तुमने जानबूझकर किया है, पर तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि अपनी ही इज्जत के साथ खेलो। उसकी बात सुनकर जन्नत हैरान रह गई। उसे अपने हाथ पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और अहान की बात सुनकर तो वो दर्द और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि अहान को अपने करीब लाने के लिए जन्नत कोई इस तरह की हरकत कर सकती है। वो कुछ नहीं बोली, बस सिर्फ इतना कि उम्मीद मुझे ये थी, अहान की एक बीवी होने के नाते ना ही सही, लेकिन मुझे एक लड़की समझकर, एक इंसान समझकर आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मैं ठीक तो हूं ना। उन लड़कों ने मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन आपने प्रूफ कर दिया कि नफरत नफरत ही रहती है। प्यार तो छोड़ो, वो इंसानियत भी भुला देती है। उसकी बात सुनकर अहान के जबड़े कस गए। उसने एक झटके से जन्नत का हाथ छोड़ा और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, जाकर गाड़ी में बैठो। जन्नत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे किसी गाड़ी में नहीं बैठना, मैं खुद ब खुद घर चली जाऊंगी, आपको जो करना है कीजिए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। अहान ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जन्नत सीधा उसके सीने से आ लगी। अहान ने जब अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, जन्नत की सांसें गहरी होने लगी। वो बार बार अहान से कह रही थी कि उससे दूर रहे। करीब आकर अहान का उसे नफरत जताना उसे और भी ज्यादा कमजोर करता था। अहान उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं तुमसे बहुत परेशान आ चुका हूं जन्नत, मुझे और परेशान मत करो। ये वक्त नहीं है जो मैं तुमसे बहस करूं, जितना तुमसे कहा है चुपचाप करो वरना। जन्नत धीमे से बोली, मेरा हाथ छोड़िए अहान, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। अगर आप मेरे करीब नहीं आना चाहते ना, मैं भी आपके करीब नहीं आना चाहती और ना ही आपसे कोई लड़ाई करना चाहती हूँ। अगर मोहब्बत नहीं हो सकती तो कम से कम लड़ाई तो मत कीजिए। छोड़िए मुझे, मैं चली जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान और भी ज्यादा उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम मुझे बताओगी कि हम दोनों के बीच लड़ाई होगी या मोहब्बत? तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुम्हें अकेले जाने देना है या नहीं? तुम मुझे बताओगी मुझे तुमसे बहस करनी है या नहीं? जन्नत समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अहान चाहता क्या है।
अगर उसके करीब आए तो करीब नहीं आने देता, जब दूर जाए तो दूर नहीं जाने देता। उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे और चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, अपने दिल की बातें जो वो इतने दिनों से फील कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई और एकटक आहान की तरफ देखती रही। अपनी आंखों से आंसू रोकने के लिए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उसके बाद वो आंखें खोल ही नहीं पाई, क्योंकि आहान ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे किस करने लगा था। वो चारों लड़के हैरान रह गए और आहान के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपने सिर झुका लिए थे। जन्नत आहान को कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन उसके होंठ बोलने लगे थे। वो जितना आहान से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, आहान उसे उतना ही ज्यादा अपने करीब खींच रहा था और अब इसी चक्कर में जन्नत का भी खुद पर कंट्रोल छूट गया और वो आहान को रिस्पॉन्स देने लगी। आहान के होंठ वाइल्डनेस की हदों को पार कर रहे थे और जन्नत के होंठ ऐसे थे जैसे मुलायम गुलाब की पंखुड़ियां, लेकिन वो फिर भी आहान को किस कर रही थी। हालांकि उसे अपने होठों पर हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक आहान को क्या हुआ कि उसने एक झटके से जन्नत को छोड़ दिया। आहान हैरानी से जन्नत की तरफ देखने लगा। अब उसे खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये पहले नहीं दूसरी बार था जब वो कुछ ऐसा कर गया था जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत जन्नत से अपना चेहरा घुमाया और बोला, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। जन्नत कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आहान हद से ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना तुमसे, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। जन्नत अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई और जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके गाड़ी में बैठने के बाद आहान ने उन लड़कों की तरफ देखा जिन्होंने जन्नत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। आहान गुस्से से उन लड़कों की तरफ देख रहा था जिन्होंने जन्नत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जन्नत गाड़ी में बैठी आहान की तरफ देख रही थी। आहान ने जिस तरह से अभी उसे किस किया था, वो सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी उंगलियां खुद ब खुद उसके होठों पर चली गई थी। वहीं आहान उन लड़कों के करीब आया और उन्हें अपने इंटेंस नजरों से देखने लगा। उन लड़कों में से एक चिल्लाकर बोला, क्या हमारे सामने हीरो बनकर दिखा रहा है? अगर इतनी ही हिम्मत है तो अकेला सामना करता ना। अपने साथ ये फौज क्यों लेकर आया है? अकेले में दम नहीं था क्या? उसकी बात सुनकर दूसरा लड़का हंसा और बोला, अगर दम होता तो बीवी यूं सड़कों पर अकेले थोड़ा चल रही होती। अब तक तो बेड पर सीन बना रहे होते, पर यहाँ पर तो लड़की लगता है नाराज होकर छोड़कर जा रही थी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें अपनी शांत नजरों से देखते रहा। वो लड़का उसे देखते हुए अपनी आईब्रो उछाल कर बोला, क्या हुआ? अब सारी हिम्मत निकल गई? बोलना अपने आदमियों को कि हम पर अटैक करें। यही तो करना आता होगा ना तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं रात को अपने बेड पर भी इन आदमियों की हेल्प लेता है? जैसे ही उस लड़के ने कहा, एक जोरदार मुक्का आहान ने उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को आहान के बॉडीगार्ड से एक झटके से छुड़ाया और आहान के ऊपर अटैक कर दिया। आहान के बॉडीगार्ड तुरंत उस लड़के की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन आहान ने अपनी चुटकी बजाकर उन्हें पीछे की तरफ जाने का इशारा किया तो उस लड़के के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो आहान को देखते हुए बोला, तो लगता है मर्द बनने का जोश आ ही गया तेरे अंदर। लेकिन मैं तुझे दिखाता हूं कि तू कितना मर्द है। ये बोलकर उसने आहान के चेहरे पर अपना पंच जड़ना चाहा, लेकिन आहान ने अगले ही पल अपने हाथ से उसका पंच रोक लिया और उसकी कलाई को मरोड़कर पूरी तरह से उसकी पीठ से लगा दिया। वो लड़का दर्द से छटपटाने लगा। आहान ने एक ही बार में उसकी पूरी कलाई को जैसे उसके शरीर से ही जुदा कर दिया था। बॉडीगार्ड्स ने सिर्फ उस एक लड़के को नहीं छोड़ा था, बाकी जितने लड़के थे वो भी बॉडीगार्ड को पकड़ से आजाद हो चुके थे। वो तीनों एक साथ आहान पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़े।
अहान ने जिस लड़के की कलाई को मरोड़ा हुआ था उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और गोल घुमाया, तो वो लड़का सीधा उन तीनों लड़कों के ऊपर जाकर गिरा और अब चारों लड़के नीचे जमीन पर गिरे हुए दर्द से करहा रहे थे। अहान तेजी से एक लड़के की तरफ बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़कर बोला, मेरी बीवी तो पता नहीं मुझसे क्यों नाराज होकर जा रही थी, लेकिन तेरी बीवी तुझसे नाराज होकर इसलिए जाएगी क्योंकि तुझ जैसा आदमी किसी लड़की को डिजर्व करता ही नहीं। खुद को मर्द कहने वाला सबसे बड़ा नामर्द है तू, जो दूसरों की बीवी को सिर्फ एक चीज की तरह देखता है ना, उसकी बीवी उसे मर्द की तरह नहीं, एक जानवर की तरह देखती है, और तू जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बोलकर अहान ने उसे गिरेबान से पकड़कर ही ऊपर की तरफ खींचा और फिर अगले ही पल अपनी कोहनी उसके चेहरे पर जोर से मारी, तो उसकी गर्दन लुढ़क कर दूसरी तरफ हो गई। दर्द से वो छटपटाया और जमीन पर गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसमें जान ही ना बची हो। उसके बाद अहान एक लड़के की तरफ और बढ़ा, तो उसे भी यूं ही गिरेबान से पकड़ा और ऊपर की तरफ खींच कर बोला, मुझे तुम लोगों के सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरो का किरदार नकली होता है और अहान शेखावत को ना नकल करना पसंद है और ना नकली लोग। और रही बात तुम चारों से अकेले लड़ने की, तो तुम चार तो क्या, अगर तू अपने साथ 1000 लोग भी ले आएगा ना, तो भी इस अहान शेखावत में इतना जिगरा है कि तुमसे अकेले ही लड़ सकता है। आइंदा अगर मेरी बीवी तो क्या, किसी और लड़की के साथ बदतमीजी करता भी दिखाना, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अहान ने एक जोरदार पंच उसके गाल पर जड़ा, तो उस लड़के के नाक से खून बहने लगा और वो लड़का दर्द से करहाता हुआ नीचे की तरफ लुढ़क गया। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर बाकी के दो लड़के खुद ब खुद हार मान चुके थे और जल्दी से वो साइड हटे और वहां से 9-2-11 हो गए। उन्हें देखकर अहान के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। बाकी के जो दो नीचे जमीन पर गिरे दर्द से तड़प रहे थे, उन्हें देखते हुए अहान ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, तो वो लोग तुरंत आगे की तरफ आए और उन्हें खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। उनके जाने के बाद अहान अपनी गाड़ी की तरफ पलटा और गाड़ी की तरफ पलटते ही उसकी नजर अंदर की तरफ बैठी हुई जन्नत पर गई, जो एक टक उसे ही देख रही थी। जैसे ही जन्नत को अहान की नजर खुद पर महसूस हुई, उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। अहान ड्राइविंग सीट पर आया और आकर बिना जन्नत से कुछ कहे या फिर उसकी तरफ देखे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद गाड़ी शेखावत मेंशन में थी। जन्नत ने एक बार भी अहान की तरफ नहीं देखा था, जबकि जब से गाड़ी से अहान उतरा था तब से अहान ने कई बार नजरें घुमाकर जन्नत की तरफ देखा था। उसकी तिरछी नजरें जब भी जन्नत पर जाती तो अगले ही पल वो अपना चेहरा घुमाकर खुद पर ही गुस्सा करता। उसे समझ नहीं आ रहा था वो बार बार जन्नत को देख क्यों जा रहा है। उसे खुद से ही चिढ़ मच रही थी। वहीं जन्नत अभी भी अपने फैसले पर अड़िग थी कि वो अहान से दूरी बनाकर रखेगी। जब वो दोनों शेखावत मेंशन में आए तो देखा कि पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और डेकोरेशन भी लगभग से हट चुकी थी। जो बची थी वो कल सुबह हटाई जाने वाली थी। जन्नत सीधा अपने रूम में आई और आकर क्लोजेट में अपने कपड़े ढूंढने लगी। अब वो इस भारी साड़ी में तो सो नहीं सकती थी। उसने अपने लिए एक शर्ट और पैजामा निकाला और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो वॉशरूम के दरवाजे तक आई, अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जन्नत को तो ये भी नहीं पता था कि अहान उसके पीछे पीछे रूम में आ चुका है। वो एकदम से हैरान रह गई। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें अहान को बाहर तक सुनाई दे रही थी। अहान ने उसे दीवार से लगाया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे एक टक देखते हुए बोला, क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो तुम कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? जन्नत ने उसके आसपास देखना शुरू किया। अहान उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, किसे ढूंढ रही हो? जन्नत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, उन लोगों को जिन लोगों को मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, पर मुझे तो कमरे में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। तो आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? और रही बात आपकी, तो आपको प्रूफ क्या करना है?
आपको तो मैं बता चुकी हूं कि मैं आपको इग्नोर करूंगी। करूंगी क्या, कर रही हूं और हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि नहीं देखना मुझे आपकी तरफ। और आपको मेरी इग्नोरेंस से क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुद चाहते हैं ना कि मैं आपकी तरफ देखूं भी नहीं, आपके करीब ना आऊं, आपसे बात ना करूं, आपको अपना चेहरा भी ना दिखाऊं। तो अब आपको मेरी इग्नोरेंस बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? अहान गुस्से से बोला, तुमसे किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही? तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने फालतू की बकवास मत करो। जन्नत व्यंग्य से हंसी और बोली, अगर फर्क नहीं पड़ता तो इतना गुस्से से तिल मिला क्यों रहे हो? अपने कपड़े लीजिए और जाकर ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लीजिए। अगर वॉशरूम जाना है तो जा सकते हैं, मैं बाद में चली जाऊंगी। ये बोलकर जन्नत ने अपना चेहरा घुमाया और उसे खुद से दूर कर वहां से जाने लगी। अहान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा तो जन्नत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसके कोरे पेट पर अहान की उंगलियां जैसे किसी पियानो पर चलती हुई उंगलियों से और उनसे बजता हुआ म्यूजिक। उसकी वो ठंडी ठंडी उंगलियां अपने पेट पर महसूस कर वो एकदम से सिहर गई। अहान ने अगले ही पल उसे वापस दीवार से लगाया तो जन्नत उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। अहान उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल जन्नत ने अपने होठों को अंदर की तरफ भेज लिया। उसके इस हरकत पर अहान की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। मतलब उसने सोचा भी कैसे कि वो जन्नत को किस करेगा। वो गुस्से से बोला, ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें किस करूंगा? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें किस करूं। खुद को इतनी वैल्यू और इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। मेरी लाइफ में मेरी केयर और मेरा प्यार उन लोगों को मिलता है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और तुम्हारा तो मेरी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर अब जन्नत चुप नहीं रह पाई और उसने तुरंत अपने होठों को बाहर किया और बोली, ओह रियली, आपका केयर और आपकी फिक्र सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों की आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस हो। तो अभी अभी मेरे लिए गुंडों को पीटा किसने? आज सुबह से मुझे 2 बार किसने किया? नहीं, आपको क्या पता होगा? आपने तो नहीं किया ना? शायद कोई बाहर से। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उंगलियों से उसके गालों को कसकर पकड़ा और जन्नत के होठों का जैसे ही पाउट बना, अहान ने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और उसे किस करना शुरू कर दिया। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन अहान ने इस बार उसे डीपली किस नहीं किया, बल्कि हल्का सा किस करके ही छोड़ दिया। जन्नत गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। अहान गुस्से से बोला, ये किस तुम्हें इसलिए नहीं की क्योंकि तुम मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखती हो। ये किस तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए की है कि मैं जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं। किसी की हिम्मत है और औकात नहीं है मुझे रोकने की, और आइंदा अपने होठों को दबाना मत। ये बोलकर अहान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वहां से जाने लगा। जन्नत उसे जाते देखकर बोली, क्यों मैं अपने होठों को क्यों न दबाऊं? मेरे खुद के होठ हैं, मैं चाहे कुछ भी करूं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अगर आप कुछ करना चाहें तो आपको कोई नहीं रोक सकता, तो फिर मैं भी कुछ करना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अहान शेखावत हैं तो मैं भी जन्नत ठाकुर हूँ। उसके मुंह से जन्नत ठाकुर सुनकर ना जाने क्यों अहान को कुछ अजीब सा लगा। अब तक उसने जन्नत से यही सुना था। अब तक उसने जन्नत से यही सुना था कि वो जन्नत अहान शेखावत है, और अब अचानक से जन्नत ठाकुर उसे बेचैन सा कर गया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही जन्नत बोली, दूर रहिए मुझसे मिस्टर अहान शेखावत जी। पहले भी कह चुकी हूँ आपसे और अब भी कह रही हूँ, अगर मेरे करीब आकर मुझे तकलीफ देने का इरादा है तो मत दीजिए, क्योंकि वो तकलीफ आपको भी होगी। मेरी तो मोहब्बत अधूरी रह गई, कभी पूरी नहीं होगी। शायद कभी आपकी पूरी हो पाए तो खुद से नजरें मिलाने लायक रह पाएंगे कि किसी और को नहीं छुआ आपने।
ये बोलकर जन्नत तुरंत वहां से वॉशरूम के अंदर चली गई। अहान उसकी बात सुनकर बस अपनी जगह पर खड़ा सुन्न रह गया। जन्नत कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आई और आकर सोफे पर लेट गई। अहान अपनी बालकनी में खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। जन्नत को उसका सिगरेट पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर हक जताने पर आती तो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन जब दिल को समझा ही लिया था कि जिस शख्स पर उसका हक ही नहीं, तो वह उसके करीब नहीं जाएगी, तो बस नहीं जाएगी। कुछ देर बाद अहान कमरे में आया तो उसकी नज़र खुद का खुद जन्नत पर चली गई। जन्नत को गहरी नींद में सोते हुए देख वो उसके पास आया। जन्नत के पैर सोफे से नीचे की तरफ जा रहे थे। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसे अच्छे से बेड पर लिटाने के बाद अहान बेड पर ही सोने लगा, लेकिन अचानक ही जन्नत की बातें उसके जहन में गूंज गई। वो बेड पर ना सोकर अब सोफे पर चला गया और सोफे पर जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे नींद आ चुकी थी। सुबह का वक्त, राठौर मेंशन। अमानत अपने मुंह पर तकिया रखते हुए बोली, प्लीज रेयान, डिस्टर्ब मत करो। प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दो। रेयान उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी पूरी टाइम टेबल डिसाइड कर ली है और सुबह 6 से 7 तुम वो करोगी, मतलब तुम वो करोगी। उसकी बात सुनकर अमानत बुरी तरह से चिढ़ गई। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और गुस्से से रेयान को देखने लगी, जिसके हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे में जूस का गिलास और साथ में ड्राई फ्रूट की कटोरी थी, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट थे। अमानत खींचते हुए बोली, तुम मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे हो ना? रेयान उसके सामने बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, ये टॉर्चर नहीं है ट्रेजर, ये तो मेरे बच्चे के लिए प्यार है। अमानत उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी आंखों में नमी सी आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने उस नमी को अपनी आंखों के अंदर ही सोख लिया और गुस्से से बोली, मुझे नहीं खाना ये सब, और ना ही मुझे किसी के घर पर रहना है रेयान। मुझे मेरे घर वापस जाना है। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आओ। रेयान ने उसकी तरफ देखा और थोड़े हैरानी भरे एक्सप्रेशन से बोला, तुम्हें सच में अपने घर जाना है? अमानत ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। रेयान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें घर जाना है तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। पहले इसको फिनिश करो, मेरे साथ वॉक पर चलो, शावर लो, ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। उसकी बात सुनकर अमानत हैरान रह गई। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि रेयान, जो अब तक जबरदस्ती उसे अपने साथ रख रहा था, वो सच में उसे ठाकुर मेंशन छोड़कर आने के लिए मान गया।